सो वेलकम गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? मैं आई होप दैट सब सब चीज़ बढ़िया चल रहा है एकदम। तो अभी ये जो चैनल है मेरा मिशन नीट 2022, इस चैनल में हम निरंतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग यही प्रयास रहेगा मेरा कि लगभग अप्रैल तक पूरे 11 का सिलेबस कंप्लीट किया जाए। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी बीएससी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों को आप लोगों के सामने एक एक चैप्टर करके पूरा 11 का सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। फिर धांसू वाला क्वेश्चन लगाएंगे एक एक चैप्टर को पूरा विश्लेषण करके लगभग 1000 क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग नीट के बेसिस में। नीट का क्वेश्चन लगाएंगे सब। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल बहुत नया चैनल है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जहाँ तक बात आता है इस मास्क तक का, मैं मास्क पहना हूँ क्योंकि मैं इसके पीछे कुछ डेफिनेट कारण है जो कि मैं बाद में आप लोग को बता दूंगा। तो पहले आज का चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर का ये चैप्टर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 11 का, और नीट का भी पहला चैप्टर है। ये चैप्टर से क्वेश्चन नीट में बनते हैं पर उतने ज़्यादा भी नहीं बनते। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस है। तो चैप्टर का नाम ही है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग मतलब क्या है? लिविंग मतलब क्या है? हम लिविंग है क्या? हम जिंदा है क्या? जिंदा है हम, सांस से चल रहे सिर्फ हमारा अंदर, हम तो आकाश में उड़ रहे हैं ना। तो हम जिंदा है, जिंदा का अर्थ क्या है? इसका क्या प्रूफ है कि मैं जिंदा हूँ? मैं तो मर भी सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ। क्या प्रूफ है? आप पूछोगे कि क्या प्रूफ है कि मैं जिंदा हूँ, तो कोई प्रूफ नहीं है। तो कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है वो डिटरमाइन करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? आई कैन मूव। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ यू गाइस से दैट, क्या एक प्रूफ है मैं लिविंग हूँ? तो आप बोलोगे कि मैं मूव कर रहा हूँ इसलिए मैं लिविंग हूँ। तो मूवमेंट मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया। ठीक है, तो लिविंग थिंग का लगभग 5 बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि डिफाइनिंग नहीं होता, जो कि हर केसेस में नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है जो कि डिफाइनिंग होता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग थिंग का? सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग कैन ग्रो। ये जो चीज है ना, ग्रोथ, ये लिविंग थिंग में तो होता ही है, पर इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक छोटा बंदा हूँ, मुझमें ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ग्रोथ का एक मीनिंग है एनीथिंग व्हिच इंक्रीजमेंट इन मास, any substance which have increasement in mass and increasement in number of atom or number of molecule in themselves is termed as growth। कोई भी चीज में इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर हो रहा है या इंक्रीजमेंट ऑफ मास हो रहा है तो उसको ग्रोथ कहा जाएगा। तो एवरी लिविंग थिंग में ग्रोथ होता ही है। ठीक है, पर मुझ में नहीं हो रहा है, अभी मैं छोटा हूँ थोड़ा हाइट में पर ठीक है, इसका अर्थ क्या यह है कि मैं लिविंग नहीं हूं। ठीक है, तो लिविंग थिंग में ग्रोथ होता है पर ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि हर लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं होता, सॉरी नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या? जैसे माउंटेन्स, पहाड़, चट्टाने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, तो चलो ये एक माउंटेन है, इसका हिमालय है ये, और ये माउंट एवरेस्ट है, ये है माउंट एवरेस्ट। तो चलो ये है माउंट एवरेस्ट, ये है एम्प्टी एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट में भी क्या होता है? ग्रोथ होता है, पर वो जो ग्रोथ होता है माउंट एवरेस्ट में, वो हम लोगों का जो बेसिक ग्रोथ है उससे अलग है। क्यों अलग है? कैसे अलग है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट में जो ग्रोथ होता है, इसका अर्थ क्या ये है कि माउंट एवरेस्ट लिविंग थिंग है? इसका अर्थ ये नहीं है, माउंट एवरेस्ट लिविंग थिंग नहीं है। कभी भी ग्रोथ होता है, पर नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होता है, ठीक है, इसका अर्थ यही है। और उसमें माउंट एवरेस्ट में ग्रोथ कैसे हो रहा है? क्योंकि उसका जो लेयरिंग है ना, सोच लो ये लेयर्स है, इस लेयर्स में अलग अलग मिट्टी गिरते रहेंगे, फिर कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स गिरते रहेंगे, और गिर के इसमें सेडिमेंट लेयर और भी लेयर्स में इंक्रीजमेंट आएंगे, फिर इसका जो हाइट है, ये हाइट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है, पर ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि मैंने तो थोड़ी देर पहले ही बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, फिर मैं ही बोल रहा हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो मैं क्या पागल हो चुका हूँ? देखिए, मैं पागल नहीं हो चुका हूँ। ये लगभग हर केसेस में रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि हर केसेस में ये संभव नहीं होता। कौन सा केसेस में ये संभव नहीं होता? चलिए देखते हैं। तो पहला केसेस है वर्कर बी, फिर दूसरा केस है इनफर्टाइल कपल, फिर तीसरा केसेस में जिसको कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेराइल एंड म्यूल। अब इसका इलैबोरेशन करते हैं। वर्कर बी होता है, हनी बी में एक हनी बी का जो कॉम्ब रहता है ना, उसमें एक बी रहता है जिसको कहते हैं वर्कर बी, और वो वर्कर बी कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। और इनफर्टाइल कपल, कभी कभी कपल तो देखे होंगे, कपल में भी कभी कभी इनफर्टिलिटी हो जाता है जिसके कारण वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो हर केसेस में ये नहीं हो रहा है। फिर स्टेराइल मतलब होता है खच्चर, मतलब शायद हिंदी में खच्चर ही कहते हो उसको, तो हम लोग का लोकल लैंग्वेज में खच्चर कहते हैं, पर हिंदी में क्या कहते हैं थोड़ा फाइंड करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जरूर। तो स्टेराइल एंड म्यूल्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ये हो गया एक्सेप्शन, ठीक है। बाकी हर एक केसेस में रिप्रोडक्शन एक बहुत बेसिक चीज है जो कि हर केसेस में होता है थोड़ा थोड़ा करके, पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो तीसरा प्रॉपर्टी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है ये समझना जरूरी है पहले। तो एक बॉडी में, कोई भी एक लिविंग बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है सबका सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली
the total sum of living reactions which going through a living body, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, पर इसमें भी एक फैक्ट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये टेस्ट ट्यूब कहते हैं इसको। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसको कहते हैं इन विट्रो रिएक्शन, जिसको कहते हैं इन विट्रो रिएक्शन, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होता है, क्या हम, वो भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कहता है कि कोई भी लिविंग रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। तो इस टेस्ट ट्यूब का अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है, तो क्या उन रिएक्शंस को हम लिविंग बता पाएंगे? क्या वो लिविंग है? तब इसको कहते हैं इन विट्रो रिएक्शन। जितने भी इन विट्रो रिएक्शंस है, क्या वो इन विट्रो रिएक्शन लिविंग है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, मैं इसके आंसर थोड़ी देर बाद में बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर यही है कि जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है ना, वो हम उनको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बता पाएंगे, हम लोग उनको एक लिविंग बॉडी भी नहीं बता पाएंगे, पर हम लोग उनको लिविंग रिएक्शंस बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे हम उसको? लिविंग रिएक्शन। हम लोग क्या पाएंगे कि वो भी एक लिविंग रिएक्शन है। समझे आप कुछ? तो हम लोग उनको लिविंग रिएक्शंस कह पाएंगे कि वो भी एक लिविंग रिएक्शन है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि इन विट्रो में जो रिएक्शंस होता है, क्या वो एक लिविंग रिएक्शन है? तो ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया भी था। मैं लास्ट में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब 100,000 क्वेश्चन लगाऊंगा, इस चैप्टर से तो 1000 क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर इससे अगर हम 50-60 क्वेश्चन लगा देते हैं नीट के बेसिस में, तो वो काफ़ी होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जितने आएंगे, जितना हार्डर चैप्टर जितना ज़्यादा आएंगे, हम उनका 1000 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप। So all living organisms have cellular organization. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये एक डिफाइनिंग फीचर है। याद रखना, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ हम समझाएंगे, रुकिए थोड़ा। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब इसके पहले हम लोग देखे कि मेटाबॉलिज्म जो चीज है वो हर बॉडी के अंदर जब हो रहा है तब उस बॉडी का हम लोग बता दे सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग है, और बॉडी के बाहर जब इन विट्रो में हो रहा है, इन विट्रो में हो रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि वो एक लिविंग रिएक्शन है, लिविंग बीइंग नहीं है। ठीक है, तो लिविंग बीइंग क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें बॉडी नहीं है, वो एक बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। तो एक बॉडी असल में होता क्या है? बॉडी मतलब छोटा छोटा सेल से बनता है बॉडी, सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है उनमें। ठीक है, जैसे सेल एक ईंट से बनता है घर, तो वैसे ही सेल से बनता है बॉडी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, और उस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बॉडी है, और उस बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो हम बता देंगे कि वो एक लिविंग बीइंग है। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो हम लोग बताएंगे कि नहीं, ये एक लिविंग बीइंग नहीं भी है, नहीं भी हो सकता है, एक लिविंग रिएक्शन है, एक लिविंग बीइंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और वो जो उसका जो बॉडी है वो भी डिपेंड कर रहा है कि वो जो चीज है वो लिविंग है या नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब
जो सेल से वो बना है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो जो डिफाइन कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट लिविंग है या नहीं है। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, समझे, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। समझे क्या डिफाइनिंग फीचर है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है। तो सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कहता है कि एक चीज डिफाइनिंग है या डिफाइनिंग नहीं है। ये एक डिफाइनिंग फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर क्या है? फिर जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है। क्यों कॉन्शियसनेस है? क्योंकि कोई चीज में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई चीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हर केसेस में होता है, पर कहीं ना कहीं वो भी एक जगह में जाकर अटक जाता है, वो है बाय इन विट्रो रिएक्शंस में। तब हम लोग ने डिफाइन डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि वो एक लिविंग बीइंग है। तो वो तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, पर उससे भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, कि हर लिविंग बीइंग में ये होगा ही, कॉन्शियसनेस होगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बीइंग व्हिच हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम ह्यूमन हैं और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, खुद को जानने का एक इच्छा है। खुद को जानने का इच्छा क्या होता है कि अगर हम क्या है, हम कहाँ से बने हैं, है ना। खुद को जानते जानते ही स्वामी नरेंद्रनाथ दत्ता बन गए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। फिर खुद को जानते जानते ही एक छोटा बच्चा बन गया एपीजे अब्दुल कलाम। तो खुद को जानना और सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राणी तो सब होता है पर सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसमें होता है वो लेजेंड्स बन जाते हैं। तो ह्यूमन इज द ओनली एनिमल, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग व्हिच हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ तक था लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चंस ज्यादातर यहाँ से बनते हैं, कॉन्शियसनेस से बनते हैं क्वेश्चन, जो कि ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन डिफाइनिंग है कौन नॉन डिफाइनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी हाँ, और इन विट्रो से क्वेश्चन बन सकता है कि इन विट्रो जो रिएक्शंस है क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो ठीक है, इतना है, फिर बाद में देखते हैं। तो दोस्तों दो चीज बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइंस है एनसीईआरटी का जो कि जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनता है, काफी बार बन चुका है क्वेश्चन और काफी बार और फ्यूचर में भी बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो दो लाइंस रहेगा इसमें गौर फरमाइएगा। पहला लाइन है अर्नेस्ट मेयर साहब। अर्नेस्ट मेयर साहब एक साइंटिस्ट थे और उनको डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी भी कहा जाता है। डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी का अर्थ क्या है? उनको डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी भी कहा जाता है। डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी का अर्थ यह है
कि अर्नेस्ट मेहर साहब इतना फेमस थे कि और उनका जन्म था 1900 शताब्दी में, मतलब 1901 से 1999 तक उनका जन्म का तिथि था। नहीं, उनका जन्म 1991 में नहीं हुआ था, मतलब 19th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी में वो इतना फेमस थे। और उनका कंपैरिजन डार्विन साहब से हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी में है, जो कि जिससे क्वेश्चन बनता है कि कौन व्यक्ति था जिनको डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी कहा जाता है। तो आंसर होगा अर्नेस्ट मेहर साहब। और ये जो क्वेश्चन है ना, अर्नेस्ट मेहर साहब, ये अर्नेस्ट मेहर साहब क्या बनाए थे, क्या किए थे? वो जो करंटली एक्सेप्टेड जो स्पीसीज का जो डेफिनेशन है, स्पीसीज वो स्पीसीज डेफिनेशन वो वर्क किए थे और दिए, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्पीसीज का जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो अर्नेस्ट मेहर साहब ने सबसे पहले मतलब दिए थे। ठीक है, फिर दूसरा जो चीज है जो इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी के एक लाइन है कि ऑल So all living phenomena due to underlying interaction, सभी लिविंग फिनोमेना अंडरलाइंग इंटरेक्शन के वजह से होता है। इसका अर्थ क्या है? सेल एक दो सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू मिल के बनते हैं ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिल के बनता है ऑर्गन सिस्टम मिल के बनता है लिविंग हमारा पूरा बॉडी। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन अंडरलाइंग इंटरेक्शन के वजह से हो रहा है, एक के बाद एक इंटरेक्शन कर रहे हैं और लिविंग फिनोमेना को तैयार कर रहे हैं। अब बात देखो, ये सिर्फ बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर, साइंस एक ऐसी चीज है ना कि सिर्फ मतलब किताब में नहीं रहता, ये फिलोसफी में भी एग्जैक्ट मतलब इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल देखो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप इमेजिन करो आप कि आप क्लास में टॉप कर रहे हो या आप कोई चीज़ में टॉप कर रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो सिर्फ, और मैं पढ़ा रहा हूँ आज इसलिए आप टॉप कर रहे हो, ऐसा हो भी सकता है ना। और मैं पढ़ा था कल, इसके कारण मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ। तो देखो, मैं कल पढ़ा था, उसके साथ रिलेशन है आपका टॉप करने का। तो ये एक अंडरलाइंग इंटरेक्शन है और सभी फिनोमेना अंडरलाइंग इंटरेक्शन में पड़ता है। ये ऐसा क्वेश्चन, ये एक एनसीईआरटी का लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन भी सकता है पर समझने जैसा कुछ है नहीं। फिर जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका अर्थ क्या है कि हम लोग को पता तो चल गया कि क्या लिविंग है और क्या लिविंग नहीं है। ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं अभी हम लोग एक ऐसा स्टूडेंट बन चुके हैं जिनको पता है कि कौन लिविंग है और कौन लिविंग नहीं है। इतना दिन तो हमें पता नहीं था ये चीज़, है ना। 11 में उठने के बाद ही हम लोग को पता चला है। ठीक है, हमें पता चल गया अभी, पर इतना ज़्यादा वास्ट है कि हम नहीं कह सकें कौन लिविंग है नहीं लिविंग है। अगर हमारे सामने अभी एक वायरस आ जाता है, वायरस कोरोना वायरस आ जाता है, ठीक है, कोरोना वायरस, और हम लोग तो देख नहीं पाएंगे कोरोना वायरस को, है ना, इतना छोटा रहेगा। अगर देख लिए, सोच लो ये कोरोना वायरस है,
सोच लीजिए कोरोना वायरस, हम लोग देख पा रहे हैं कोरोना वायरस को, तो हम लोग क्या बता पाएंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी तो ये हम सब कितना अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये जो फील्ड है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत वास्ट है, छोटा नहीं है। अगर ये छोटा होता तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, नेचर ने तो बना दिया। एनसीईआरटी को मत आप लोग गाली मत दीजिए कि एनसीईआरटी में इतना बड़ा सिलेबस क्यों है, इतना बड़ा तो एनसीईआरटी में उतना है भी नहीं। तो 11th-12th को गाली मत दीजिए, नीट का सिलेबस गाली मत दीजिए। गाली तो दीजिए, अगर देना है तो नेचर को दीजिए, पर गाली क्यों दे रहे हैं आप? देना है तो नेचर को क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि नेचर ने इतना कुछ दिया है, नेचर हमारा गॉड है ना। मैं तो ऐसे बोल रहा था ये चीज़, नेचर सब कुछ बना दिया, बाकी साइंटिस्ट लोग तो सिर्फ एक बच्चा है जो कि नेचर को देख रहे हैं, पर नेचर अच्छा है, नेचर बुरा नहीं है। गाली मत दीजिए कभी नेचर को, मैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोला। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है अभी इसका हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि ये पहला लेक्चर था। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर में इतना तक ही था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मेरा आपका भाई को। और कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में उतना मेहनत भी नहीं लगता।